आपको क्या लगता है राहुल गांधी का फ्यूचर क्या है? एक सही समय पे किसी भी व्यक्ति को संन्यास ले लेना चाहिए, और गलतियां जब होने लगी उससे पहले संन्यास लेना सही रहता है। इज्जत भी बची रहती है इंसान की। हो सकता है कि योगी जी वापस नहीं आए बिकॉज ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इज इट? कॉम्बिनेशन ऐसे बता रहे हैं भारत की कुंडली में कि 2027 में मिड इलेक्शंस के योग बनेंगे। वर्ल्ड स्टैंडिंग वाइज 2026 में भारत का क्या होने वाला है? चाइना कभी भी भारत का सगा नहीं था, ना ही होगा। चाइना एक छोटा सा छापामारी युद्ध भी करेगा इसी बीच में भारत के साथ, और जितने भी पावरफुल कंट्रीज हैं वो भारत के अगेंस्ट होंगे। यूएस की इकोनॉमी अभी धड़ाम से फॉल करेगी। डी डॉलराइजेशन, ये भी सिचुएशन अभी पैदा होगी। 15 नवंबर 2025 तीसरा खप्पर योग शुरू होगा भारत की कुंडली में, और यूएस की कुंडली में ये सबसे ज्यादा ट्रबलमैटिक होगा। Trump might be the last president of United States of America. Is that true? बात करते हैं पाकिस्तान की, तो ऐसे लोगों का एलिमिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, किसी की जान जाएगी तभी तो किसी की जान बचेगी। तो क्या करें, इनको बिलों में पाल के रखें हम? नहीं, आर्मी ढूंढ ढूंढ के निकालेगी इनको बिलों से अभी, क्योंकि आर्मी फरवरी 2026 के बाद कहीं पे भी पाताल में भी छुप जाए, निकालेगी और ठोकेगी। अगर ममता बनर्जी अगर सरकार बनाएंगी भी, जो बनती हुई नजर आ भी रही है, लेकिन चलेगी नहीं लंबे समय तक। इलेक्शन जो होते हैं वहाँ पर वो राइट तरीके से होते नहीं हैं। और वेस्ट बंगाल में जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं उनको सबको पता है कि इलेक्शन के पैरामीटर्स क्या है। 2029 में भी मोदी जी, या बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। हेलो, मेरा नाम है कुणाल जयसिंह। अगर आपको भी सीखने का शौक है या इंफॉर्मेशन गेन करने का शौक है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस लंबे एपिसोड के हाइलाइट्स अगर देखने हैं तो कुणाल जयसिंह क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे स्पॉटिफाई पे जरूर फॉलो कीजिए। इन सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनलॉक विद कुणाल जयसिंह पे आने के लिए। कुणाल जी, रदर थैंक्स फॉर द इनविटेशन, एंड व्यूअर्स के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। एब्सोल्युटली सर, आपने इतनी सारी प्रेडिक्शंस की हैं और ज़्यादातर सारी प्रेडिक्शंस राइट निकली हैं, जिसकी वजह से आपको शायद स्टार्टिंग में बहुत कुछ सुनना भी पड़ा, सहना भी पड़ा। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा, जो चीज़ हमारे देश में सबसे ऊपर है, अभी सर पे है, जो है बिहार इलेक्शंस। आपको क्या लगता है कि बिहार इलेक्शंस के क्या रिजल्ट्स होंगे? जो अभी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, बिकॉज एनडीए पिछली बार सीट्स ले गई थी लास्ट टाइम पे। कितने जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या जो एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना था कि कांग्रेस ले जाएगी पिछली बार, लेकिन इस बार भी जो कॉम्बिनेशन बने हैं, अब बिहार की, जैसे हम बिहार की कुंडली का विश्लेषण देखते हैं, या एनडीए का चार्ट, या बीजेपी का चार्ट, या जो उनके सहयोगी हैं, ये श्योर शॉट दिखाई दे रहा है कि इस बार भी एनडीए बिहार में अपनी पोजीशन स्ट्रांग रखेगी एंड जीत के आएगी फिर से। पहले से सीट्स इनकी पहले से ज़्यादा बढ़ेंगी। बल्कि एक बात मैं और कहना चाहूँगा, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मे बी योर क्वेश्चन, प्रशांत किशोर के बारे में। अभी तो देखिए वो एंटी बीजेपी चल रहे हैं, एंटी एनडीए चल रहे हैं। मैं विश्लेषण कर रहा था, एक प्रश्न काल बनाया था मैंने ट्रांजिट का, एक देयर आर फ्यू पैरामीटर्स, जब हमारे पास डिटेल नहीं होती है किसी पॉलिटिशियंस की, ऐसा दिखाई दे रहा है कि बाद में उनका भी समर्थन एनडीए को जाएगा। ये एक नई चीज़ मुझे मिली थी जब विश्लेषण मैंने किया था। तो बिहार में एनडीए के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है सब। एंड चीफ मिनिस्टर के बारे में अभी विश्लेषण करना बाकी है कि बनेगा कौन, बिकॉज अभी कुछ मेरे पास चार्ट आए हैं। मे बी वी कैन हैव वन मोर सेशन लेटर ऑन। बिल्कुल, क्योंकि अभी कुछ चार्ट्स पे मेरी कैलकुलेशन चल रही है कि सूर्य किसका मजबूत होगा नवंबर में, तो जिसका सन सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा वही सीएम बनेगा। मे बी अगले 10-15 दिनों में वो कैलकुलेशन मेरी बाहर निकल कर आ जाएगी। वंडरफुल सर, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। सर, अभी यूपी इलेक्शंस भी आने वाले हैं एक आध साल के अंदर, तो आपको क्या लगता है, जैसे हमारे जो मेन इलेक्शंस हुए थे उसमें यूपी में काफ़ी डाउनफॉल दिखाई बीजेपी को, जो उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी या प्रिडिक्शंस भी थी उनकी, उससे काफ़ी कम हुआ है। इस साल थोड़े से हवा ये भी चल रही है कि हो सकता है कि योगी जी वापस नहीं आए, बिकॉज पहली बार हुआ है यूपी के इतिहास में कि 2 बार कोई लगातार चीफ मिनिस्टर बना है जी। क्या वो तीसरी बार भी बनेंगे या किसी और के आने का चांस है, क्या है?
यहाँ पर मुझे एक प्रोबेबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी, जो कि मैं कभी लेके नहीं चलता हूँ, बिकॉज जितना भी मैंने अभी तक बीजेपी के बारे में देखा है, आई एम श्योर कि दे हैव ए वेरी गुड टीम ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स। हाँ, कुछ गलतियाँ भी करती है इनकी टीम, वो त्रुटियाँ हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि जब ये कोई मुहूर्त करते हैं या कोई इनके कोई ट्रैवल प्लान होते हैं या कोई इनॉग्रेशंस होते हैं, तो होता है ना एक, बिकॉज सिंस आई एम ए मंडेन एस्ट्रोलॉजर, तो एक पैरामीटर सेट होते हैं कि शायद ये इस तारीख को इस होरा काल में करेंगे, और वही होता है। हम्म। तो अगर हम प्लानिटरी कॉम्बिनेशन देखें 2027 इलेक्शंस के यूपी में, तो अखिलेश यादव जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है। और अगर योगी जी की कुंडली देखें, जो आगे जो महादशा है या ट्रांजिट चल रही है, वो सेंटर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। बिकॉज जब ये योगी जी बने थे उत्तर प्रदेश में सीएम, मैंने कहा था कि बीजेपी आएगी, लेकिन योगी जी का कहीं नाम नहीं था कि वो सीएम बनेंगे, तो ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं थी। अभी लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए थे, आई क्लियरली मेंशन कि योगी जी सत्ता में आएंगे, लेकिन सीट्स कम आएंगी, 40 से 50 पहले से। तो आई मेंशन्ड। अब थर्ड टाइम की बात करूं, तो ये दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव जी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आप ये कौन सी पार्टी, उनके एस्ट्रोलॉजर्स क्या हैं, क्या वो कोई मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जिसे मेदिनी ज्योतिष कहा जाता है, क्या आप कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, या कोई महायज्ञ करवाने जा रहे हो, या शनि देव जी मीन राशि में है, बिकॉज शनि देव जी की एक चाहत होती है कि आप न्याय के साथ चलें, एथिकल वे में चलें, या अगर आज जिसके भी वेज एथिकल होंगे या जो शनि देव जी को प्रसन्न करेंगे, प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस कुछ भी कहें, अगर सॉल्यूशन स्ट्रांग होंगे, तो वो पार्टी सत्ता को फिर हासिल कर सकती है। ऐसे योग बने हुए हैं। अदरवाइज अखिलेश यादव जी का आगे चांस बना हुआ। और योगी जी का क्या होगा? योगी जी सेंटर में आएंगे, ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इज इट? Yeah, I mentioned in 2019, I think I'm the first astrologer in the world जिसने 2019 में ये प्रोडिक्शन दी थी। मेरे यूट्यूब चैनल में पड़ी है, एस्ट्रो कपूर में, और बहुत विरोध भी हुआ था मेरी इस प्रोडिक्शन का। कई लोगों ने कहा था कि योगी जी को मात्र अभी 2 वर्ष हुए हैं सीएम बने हुए, ऐसे प्रोडिक्शन मैं कैसे देख सकता हूँ। इवन ही इज़ नॉट द पर्सन ऑफ, ही हैज़ नो कनेक्शन विद आरएसएस, बिकॉज एक हमारे देश में एक भ्रांति है कि जो व्यक्ति आरएसएस कैडर से आएगा वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो कई लोगों ने क्वेश्चन उठा दिए थे मेरी जियोपॉलिटिकल नॉलेज में, और कई लोगों का ये मानना था कि शायद मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, जियोपॉलिटिकल ज्ञान नहीं रखता हूँ। लेकिन मेरा ऐसे लोगों के लिए एक आंसर भी है आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि वो समय चला गया जब ज्योतिषी लोग पढ़ाई करते थे और कुछ भी कह देते थे। कुणाल जी, आज जियोपॉलिटिकल पढ़ाई इतनी ज़्यादा करनी पड़ती है, जितने आईएएस लोगों को पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, उससे ज़्यादा हमें पढ़ना पड़ता है। सच बात है ये। हमारा जीके सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रखना पड़ता है हमें। अपनी पढ़ाई तो हम करते करते हैं, चाहे आप फाइनेंस की बात कर लीजिए, जियोपॉलिटिकल बात कर लीजिए, पूरी दुनिया में कौन सी पार्टियां हैं, क्या होने वाला है, हमें सबके ऊपर पकड़ बना के रखनी पड़ती है। उस समय भी ये सारे मैंने प्रोबेबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज देखी थी कि क्या ये आरएसएस का व्यक्ति, जो मैंने 12 चार्ट उठाए थे भारत के एनडीए के जो लोगों के या बीजेपी के, तो मैंने विश्लेषण किए थे कि इनमें से कौन अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो योगी जी का बार बार नाम आ रहा था, बट मैं चार्ट अलग कर दे रहा था कि नहीं, ये बन ही नहीं सकते, बिकॉज ही इज नॉट द पार्ट ऑफ आरएसएस। लेकिन फिर से मुझे चार्ट इंक्लूड करना पड़ा कि नहीं, यही योग बने हुए हैं। क्योंकि मेरे पास एक किताब है बहुत पुरानी, ज्योतिष श्याम संग्रह, उसमें कुछ कॉम्बिनेशन है। वो श्री कृष्ण जी के गुरु हैं, मैं नाम भूल गया उनका, उन्होंने किताब लिखी थी एक ये, और एक कुंडली कोश, जिसमें परशुराम जी की कुंडली का भी जिक्र है। उसमें कहीं ना कहीं योगी जी के जो कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं, वो परशुराम जी की कुंडली से कहीं ना कहीं मैच करते हैं। और दूसरी बात है कि भारत की जो कुंडली है अभी, 3 सितंबर 2025 को मंगल की महादशा स्टार्ट हो गई है। ओके। योगी जी इज कंप्लीटली अ मार्स पर्सनैलिटी। तो आप सोचिए, ऐसा होता है ना, बहुत सारी चीजें हैं कुणाल, वो कई बार अपने तरीके से आपको डिकोड करनी पड़ती है। कई बार लोग कहते हैं कि हर बार ज्योतिषियों की भविष्यवाणी है, कोई एक अलग भविष्यवाणी देता है, दूसरा अलग देता है। डॉक्टर्स के भी तो अलग अलग एनालिसिस होते हैं। आप जाइए ना हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने के लिए, एक कहेगा कि आपके दोनों वल्व्स खराब है हार्ट के, दूसरा कहेगा कुछ है ही नहीं, तीसरा कहेगा कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन ज्योतिषियों के ऊपर ही गाज क्यों गिराई जाती है? हमारे पास तो भारत में कोई ऐसी कोई
यूनिवर्सिटी भी नहीं है जहाँ पे कोई सर्टिफाइड कोर्सेज होते हों, फिर भी एस्ट्रोलॉजिस्ट की भविष्यवाणियाँ आज की डेट में एक्यूरेट होती हैं। लेकिन डॉक्टर्स तो वो तो सर्टिफाइड हैं सबके सब, लेकिन उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करता है। तो यही है पैरामीटर्स। तो योगी जी का आगे जो दिखाई दे रहा है, मोदी जी की बात करें तो उनके अगले उत्तराधिकारी योगी जी दिखाई दे रहे हैं, दो इज नॉट द पार्ट ऑफ आरएसएस। आरएसएस की बहुत बड़ी सपोर्ट रहेगी उनको। एंड आज भी अगर 2027 में, जो कि मिड इलेक्शन मुझे भारत में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इज इट? यस, अभी तो इलेक्शंस हुए थे सर, अभी नेक्स्ट तो 2029 में है। 29 में होंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन ऐसे बता रहे हैं भारत की कुंडली में कि कुछ ऐसा होगा कि 2027 में मिड इलेक्शंस के योग बनेंगे। और अगर एनडीए बीजेपी सब मिलके अगर योगी जी को आगे फ्रंट एंडिंग करवा देते हैं कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तब हम कह सकते हैं कि 400 का आंकड़ा जो पीछे इन्होंने नारा लगाया था, जो मैंने कहा था कि सीटें पहले से कम होंगी, हुई भी, लेकिन मोदी जी सत्ता में आए भी, तो हम ये फिर कह सकेंगे कि जी हाँ, ये 400 का आंकड़ा पूरा होगा, लेकिन योगी जी के साथ। ये 2027 का थोड़ा और डिटेल में बताइए सर, बिकॉज दिस इज समथिंग मैंने पहले भी सुना है पर कभी इस पे इतना ध्यान नहीं दिया, बट अगर आप कह रहे हैं तो आई वांट टू नो मोर इन डिटेल अबाउट दिस। क्योंकि उस समय जुपिटर लियो साइन में चले जाएंगे एंड भारत की कुंडली में फोर्थ हाउस को कनेक्ट करेंगे, एंड फोर्थ हाउस जनता का है, सूर्य की पर्सनैलिटी, मंगल की महादशा में गुरु का अंतर आएगा उस समय, एंड जुपिटर फोर्थ हाउस को फिर कनेक्ट करेगा उस समय। तो आप सोचिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये दिखाई दे रहा है क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसने कोई ऐसे वस्त्र धारण किए हों जैसे येलो कलर के या ऑरेंज कलर के, अब हमें तो डिकोड करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सनातन की कोई ड्रेस पहनता हो या स्पिरिचुअलिज्म में हो या आध्यात्म में हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो शास्त्र भी जानता हो और शस्त्रों के बारे में भी पूरा ज्ञान रखता हो, या शस्त्रों के बारे में ज्ञान नहीं रखता हो लेकिन उसे पता हो कि शस्त्र चलाने कहाँ पे होते हैं। आप देख रहे हैं यूपी में बुलडोजर सही जगह चल रहा है। कई लोगों ने इलीगल तरीके से भूमि अधिग्रहण कर लिया है सरकारी गवर्नमेंट का। बुलडोजर की घटनाएं, अभी तो बाकी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर ने भी ये बुलडोजर मॉडल फॉलो करना शुरू कर दिया है योगी जी का। ऐसे बहुत सारे और भी एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं कि आगे योगी जी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। ये बात अलग है, अभी पीछे राजनाथ जी का एक इंटरव्यू आया था आज से कोई 10-12 दिन पहले, तो उसमें राजनाथ जी ने कहा था कि 2029 में भी मोदी जी, मैं ये नेक्स्ट पूछने वाला 2034 में भी योगी जी, मोदी जी। 2029 में भी मोदी जी। लेकिन देखिए मैं तो अपने विश्लेषण के साथ चलूंगा, अपनी रिसर्च के साथ। मुझे तो आगे योगी जी दिखाई दे रहे हैं। अब कई लोगों के ये भी क्वेश्चंस होंगे कि वो आज तैयार नहीं है बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर। आई डू अग्री, अभी उन्हें बहुत काम करना बाकी है अपनी, क्योंकि जब आप एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी भारत जैसे देश को, उन्हें अभी और मेहनत करनी पड़ेगी कि ब्यूरोक्रेट्स को हैंडल कैसे करना है, किसी दूसरे देश में जाएंगे तो किस तरह से कन्वे करना है भारत के बारे में। यस, लेकिन कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं उनकी कुंडली में कि वो मेहनत करेंगे भी और सक्सेस भी मिलेगी उनको। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी जी भी बन जाएंगे। देखिए मैं ये नहीं कहता कि उन्हें नहीं बनना चाहिए, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई देते हैं, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन योग है ही नहीं उनकी कुंडली में, कि मुद्रम दोष बना हुआ है। लेकिन जब जब भी उनका जुपिटर पावर में आता है, कांग्रेस उस राज्य में सत्ता में आ जाती है। तो राहुल गांधी जी की कुंडली में ये योग बने हुए हैं। बाकी जो लोग उनके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, मेरा ये भी मानना है कि उन लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, ये वही लोग हैं जो घरों में बैठे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को तो बोल सकते हैं लेकिन राहुल गांधी के लायक भी नहीं बन सकते वो। कुणाल जी, बड़ा इजी होता है किसी के बारे में बोलना, लेकिन कोई कैसा भी व्यक्ति है, जब मीडिया की प्रेजेंस है, मीडिया फोकस कर रहा है, तो कुछ तो है वो व्यक्ति। ये बात अलग है कि वो राजा नहीं बन पाएगा अपने देश में, लेकिन फिर भी जब हम कैपेबिलिटी की बात करते हैं राहुल गांधी की, कई लोग ये चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। अगर आप राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री देखते हैं, जो कि डेफिनेटली उनकी कमजोरी है राजनीति। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मेरे को आपसे जानना था कि एक यूनिवर्सली लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, और बहुत सारे इलेक्शंस उन्होंने हारे भी हैं जी। और कई चीजें वो कहते हैं पर वो होती नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा आपको क्या लगता है, राहुल गांधी का फ्यूचर क्या है? देखिए राजनीति में वो बने हुए हैं, 2030 के बाद उनके लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस का पतन दिखाई दे रहा है 2030 के बाद। जो कांग्रेस का मैंने चार्ट देखा हुआ है,
और ये भी मैंने 2019 में वीडियो दिया था कि 2030 के बाद कांग्रेस को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा राजनीति में। और राहुल गांधी उनकी अपनी कुंडली में योग बने हैं कि जो डायनेस्टी चलती जा रही है उनके पीछे से, उसको वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। या जो इनकी माता जी ने किया था कि एक किंग मेकर की भूमिका में थी वो, और आगे मनमोहन जी सिंह जी को आगे कर दिया, सत्ता खुद चला रही थी, पूरी दुनिया जानती है। अगर ये कुछ इस तरह से भी कर लेते या प्रधानमंत्री का चेहरा बनने की कोशिश नहीं करते, तो फिर भी ये नहीं कहूँगा कि प्रधानमंत्री बनते थे, थोड़ी सी पावर में फिर भी रहते थे। क्योंकि अभी तो कहते हैं ना, सीट्स छिनती जा रही हैं, हर राज्य में इनका संघर्ष बढ़ चुका है। जिन पार्टियों के साथ, जिनके साथ ये हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, उनके साथ वो कहते हैं ना कि चड्डी बड्डी यार, एक प्लेट में खाना भी पड़ रहा है उन लोगों को। सिमिलर कॉम्बिनेशन एक और बताता हूँ आपको, महाराष्ट्र की कुंडली। ये 2020 की बात है, जब राजनीतिक समीकरण बहुत सारे बदलाव हुआ था महाराष्ट्र में। उस समय मैंने वीडियो दिया था उद्धव ठाकरे जी के बारे में। मैंने कहा था कि इन्हें फ्रंट एंडिंग नहीं करनी चाहिए। जो इनके फादर साहब ने जो डायनेस्टी चलाई थी, बाला साहब ठाकरे जी ने, कि पार्टी कोई भी आ जाए मुंबई में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, देखिए सत्ता बाल ठाकरे जी की चलती थी उस समय। जो वो कहते थे होता वही था, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए। शिवसेना की बात चलती थी, पार्टी कोई भी राज कर रही हो। आज उद्धव ठाकरे भी अगर उसी मॉडल के साथ चलते थे, बिकॉज आपका 8th हाउस, आपका 10th एंड आपका 4th, जनता की सपोर्ट, सूर्य का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द चार्ट। अगर आपने उस चीज को नहीं समझा और आप गलत फ्लो में चले गए किसी की बातों में, तो डेफिनेट टूटेंगे आप। और आई थिंक मैं पहला एस्ट्रोलॉजर था जब मैंने कहा था कि 2022 के आसपास या और 22-23 में शिवसेना 2 फाड़ हो जाएगी, हो गई। ये सारे वीडियोस आपको एज ए प्रूफ हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में मिल जाएंगे डेट वाइज। एंड जब मैंने कहा था उसी समय ये घटनाएं होती भी चली गई। तो मैं एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ आपको, वन आफ्टर द अदर, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ रिसर्च। कि जब हम कहते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी जी नहीं बन पाएंगे, या उद्धव ठाकरे जी का पतन होगा, तो ये क्या एक सीरीज ऑफ केस स्टडी है, कॉम्बिनेशन हैं। अभी जैसे राज ठाकरे जी की बात करूं, ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन, वेरी इंटेलिजेंट, एब्सोल्युटली। इनका जो सेकंड हाउस है, द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसे लीडर होना बहुत मुश्किल है आजकल के समय में। गलती कहाँ पे की उन्होंने? पार्टी का नाम गलत रख दिया, ज्योतिषियों से सलाह नहीं ली कि कोई ऐसी पार्टी बना दे जिसका एक ऐसा नाम हो जो नेशन को कनेक्ट करे। ये जो इन्होंने मराठी मानुष और एटसेट्रा, ये जो कॉन्सेप्ट लेके आ गए, ही शुड हैव कम आउट ऑफ इट। उनको देश की बात करनी चाहिए थी। अगर वो कर लेते तो आई शुड हैव सेड कि 2025 में, 24 में जो भी अभी इलेक्शन हो रहे हैं महाराष्ट्र में, आज भी नहीं, अगर आगे भी अब महाराष्ट्र में इलेक्शन होंगे, ही कैन बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। बल्कि सुप्रिया सुले जी की बात करूं, वेरी डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन शी हैज इन हर चार्ट, एंड शी इज गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इन द कमिंग टाइम। वो मैं आपको कॉम्बिनेशन जरूर बताऊंगा कि बनेगी कब। उनकी कुंडली पे भरपूर रिसर्च चल रही है मेरी। क्योंकि देखिए, अगर आप ग्रहों की बात नहीं सुनेंगे, क्या है मराठी मानुष? पहले तो हम भारतीय हैं ना, मराठी। मैं तो हिमाचल का पहाड़ी हूं, मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं पहाड़ी हूं। पहले तो हम भारत के हैं कुणाल जी, वी आर द इंडियन, भारतीय हैं हम लोग। ये तो राज्यों की बात तो बाद में आती है, फिर तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने घर के बारे में सोचते हैं। ये तो देश की बात होगी ना। अब महाराष्ट्र में लोग आ रहे हैं बॉलीवुड में, तो पूरे भारत से आ रहे हैं, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से बॉलीवुड चल रहा है, तो पूरे देश की बात करेंगे ये लोग, तो डेफिनेटली सत्ता में भी बने रहेंगे। और जो इनकी काबिलियत है वो बाहर निकल कर आएगी। बिकॉज अब जैसे राज ठाकरे की बात करूं, उन्हें खुद भी नहीं पता होगा कि वो कहते हैं ना कि चांद तुझे अपनी चांदनी की खबर कहाँ। आई शुड से दिस, वे भी शायद कभी सुनेंगे तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनमें इतनी बड़ी काबिलियत है जो उन्हें खुद भी नहीं पता वो कितने बड़े बड़े काम कर सकते थे, स्पेशली महाराष्ट्र के लिए। ओके, 2027 की जो बात की हमने, अभी मुझे ये जानना है कि आपको ऐसे क्यों लगता है कि मोदी जी कंटिन्यू नहीं करेंगे? सवाल एक। दूसरा सवाल, अमित शाह जी भी तो हैं जो मोदी जी की जगह ले सकते हैं। और कहने के लिए तो वो सेम कैंप में ही हैं, दे आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, उनकी सोच भी एक साथ चलती है। आई डू अंडरस्टैंड। इनफैक्ट अगर मैं अपने ज्योतिष को एक तरफ रख दूं, एज ए मैं एनालिस्ट सोचूं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, तब तो मैं अमित शाह जी के साथ जाऊंगा कि ही शुड बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। एब्सोल्युटली। जब मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर ना सोचूं, बिकॉज उनकी समझ आज भी योगी जी से ज्यादा है।
उन्हें पता है कि कहाँ पे कितना बोलना है, क्या बोलना है। कोई व्यक्ति कुछ बुलवाने की कोशिश करता है तो रुकना कहाँ पर है। लेकिन क्या होता है कि जब आप देश की बात करते हैं तो कई बार चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पब्लिक का ओपिनियन मैटर्स अ लॉट, कि पब्लिक किसको ज्यादा लाइकिंग है पब्लिक की। तो जब हम फोर्थ हाउस, द हाउस ऑफ पब्लिक, जब इसकी बात करें तो योगी जी का फोर्थ हाउस, हमारे देश की कुंडली के फोर्थ हाउस जुपिटर के साथ अभी कनेक्शन बना चुका है। पब्लिक की फुल सपोर्ट। पब्लिक जानना ही नहीं चाहती कि योगी जी आगे किस तरह का काम करेंगे, क्योंकि पब्लिक ने उनका काम देख लिया है। एज ए मेंशन किया, अभी प्रधानमंत्री बनने के लिए उनकी कैपेबिलिटीज योगी जी से बहुत कम है, लेकिन वो चेहरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जनता फोर्थ हाउस एंड फोर्थ टू फोर्थ जो कि सेवंथ हाउस, जनता के सुखों का स्वामी जो कि सप्तम घर हुआ, वो एक बेनिफिक हाउसेस के साथ कनेक्ट कर रहा है। D12 चार्ट में, D9 में एंड D24 जो हमारे D60 चार्ट है उनके साथ। तो क्या मतलब हुआ कि जनता की सपोर्ट। आज अगर बीजेपी कह दे कि योगी जी विल बी द नेक्स्ट फेस ऑफ द पार्टी एंड ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, एज ए मेंशन, कुणाल 400 सीटें ये जो कह रहे हैं, ये टारगेट बहुत छोटा नजर आएगा। कहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कहीं नाम ना चढ़ जाए। मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे केजरीवाल जी ने बनाया था कि आउट ऑफ 70 67 ले गए थे, लेकिन उसके सेकंड थर्ड पे कहीं ना कहीं बीजेपी पहुंच जाएगी। तो देखिए, कई बार ना वो नेचर की आवाज होती है, सुननी पड़ती है। और मेरा ये मानना है कि एक सही समय पे किसी भी व्यक्ति को संन्यास ले लेना चाहिए। जब आप अच्छी पारी खेल रहे होते हैं तो संन्यास लेना बहुत जरूरी होता है। धोनी जी की बात ले लीजिए, ही इज अ ग्रेट लीडर एंड भारत को विश्व कप जिता के दिया उन्होंने, T20 में करवा के दिया, लेकिन सही समय पे उन्होंने संन्यास ले लिया। आगे के लिए अपने रास्ते खोल दिए हैं उन्होंने, कि आने वाले समय में अगर कोई खेल मंत्री देखा जाएगा भारत में, अगर कोई पब्लिक से ओपिनियन मांगा जाएगा, ऑप्शंस नहीं भी दिए जाएंगे तो लोग पब्लिक चिल्लाएगी कि इन 4 ऑप्शंस में धोनी जी का नाम कहाँ नहीं, क्यों नहीं है। तो वो ऑप्शंस आपको खुद क्रिएट करने पड़ते हैं कि पब्लिक आपकी डिमांड करे कि अगर आप सही समय पे संन्यास ले ले तो पब्लिक कहे कि जी नहीं, मोदी जी शुड बी द एडवाइजर, ही शुड बी द किंग ऑफ द पार्टी, की कुछ भी है एडवाइस लेनी है, समस्या है, योगी जी ट्रबल में है, तो योगी जी को उनसे एडवाइस लेनी चाहिए कि गुरुजी आप बताइए कि करना क्या है। कोई प्रिसेप्टर खड़ा होना चाहिए। अब जैसे मैं मेरी बात भी कह रहा हूँ, बहुत जल्दी डिक्लेयर करूंगा मैं कि मैं कब संन्यास लूंगा। और मेरा मानना है कि जब अच्छी पारी खेल रहे होते हैं ना कुणाल, संन्यास ले लेना चाहिए। और कई बार क्या होता है ना, उम्र बढ़ जाती है, कई बार आपकी कैलकुलेशन जो आपको लगता है कि नहीं भाई अब वो समय भी नहीं रहा, और गलतियां जब होने लगी, उससे पहले संन्यास लेना सही रहता है, इज्जत भी बची रहती है इंसान की। सर मुझे बात बताइए, आपने जैसे कहा कि हो सकता है कि अगर योगी जी को आगे रखें एज अ प्राइम मिनिस्टर फेस, तो 400 पार जो उनकी एक एस्पिरेशन थी इस इलेक्शंस में, जी हाँ, वो बहुत छोटी लगेंगी। बट एक एड ऑन क्वेश्चन टू दैट इज, क्योंकि बीजेपी जो आपके हिंदी हार्टलैंड्स हैं और वेस्ट में है वहां पे स्ट्रांग है, बट नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, कंप्लीट साउथ, वहां पे बीजेपी की प्रेजेंस बहुत छोटी है और कई कई स्टेट्स पे तो ना के बराबर है। तो वो कैसे होगा, एंड विल बीजेपी बी एबल टू मेक अ वे इनटू दीज प्लेसेस वेयर दे आर नॉट देयर? नहीं हो पाएगा, बिकॉज सदर्न पार्ट का जब हम कूर्मा चक्कर बना रहे हैं भारत की कुंडली का, देयर इज ए टर्म कॉल्ड कूर्मा चक्कर एंड संकटा चक्कर। जो ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो समझते होंगे, जो मेदिनी ज्योतिष जिन्होंने पढ़ा है, कि संकटा चक्कर और कूर्मा चक्कर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सदर्न पार्ट में अप्रोच अभी बना नहीं पाएंगे आने वाले 3-4 साल तक। ओके। एंड वेस्ट बंगाल में भी पकड़ बनती हुई नजर नहीं आ रही है इनकी, क्योंकि वेस्ट बंगाल इलेक्शंस आर आल्सो क्लोज बाय। इट्स कमिंग, बट नहीं नजर आ रहा है कि बीजेपी वहां पर अभी फिर से पकड़ बना पाएगी। पिछली बार सीट्स बढ़ी है, अब इस बार बहुत सारे लोगों के नाम कट भी जाएंगे। जो अभी स्ट्रैटेजी बनाई है इन्होंने कि बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश से आए हैं जिनके गलत तरीके से आधार कार्ड, कई चीज़ें बन गई हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर वेस्ट बंगाल में पकड़ नहीं बनती हुई नजर आ रही है। तो कुर्मा चक्कर, संकटा चक्कर यही बता रहे हैं भारत। वेस्ट बंगाल में ममता जी फिर से आती हुई नजर आ रही हैं। और वह रही बात वेस्ट बंगाल में, तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी विश्लेषण दिए हुए हैं कि इलेक्शन जो होते हैं वहाँ पर वो राइट तरीके से होते नहीं। और वेस्ट बंगाल में जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं उनको सबको पता है कि इलेक्शन के पैरामीटर्स क्या है।
अभी भी वैसे ही होता हुआ नजर आ रहा है। आप चाहे कोई आर्मी लगा लीजिए, कोई भी पैरामीटर सेट कर लीजिए, लेकिन डिफिकल्टीज रहेंगी आज भी वहां पर, जब तक कोई बड़ा आर्मी का ऑपरेशन नहीं होगा। अब मंगल महादशा में राहु का अंतर आएगा फरवरी 2026 में, उस समय एक बहुत बड़ा तगड़ा एक्शन होगा वेस्ट बंगाल के ऊपर, आर्मी पूछेगी नहीं, और ऐसा ऑपरेशन होगा जैसे चाइना में 1980 में हुआ था। व्यूअर्स को मालूम होगा कि 1980 में चाइना में हुआ क्या था। 10,000 स्टूडेंट्स को वहां की साम्यवादी सरकार ने एलिमिनेट कर दिया था। तो आप कह रहे हैं वेस्ट बंगाल में ऐसा कुछ ऐसे एक्शन फरवरी 2026 के बाद वेस्ट बंगाल में होते हुए नजर आएंगे। त्राहिमाम मचेगा, मानवाधिकार वाले कूद पड़ेंगे, कोई सुनेगा नहीं उनकी। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, और ये चीजें पहले हो जाती थी तो शायद एनडीए वहां पर सत्ता बना लेती थी। लेकिन ये भी कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं कि बेशक इस बार एनडीए वेस्ट बंगाल में सत्ता नहीं ले पाएगी अपनी, या पोजीशन सेट नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर ममता बनर्जी अगर सरकार बनाएंगी भी, जो बनती हुई नजर आ भी रही है, लेकिन ये चलेगी नहीं लंबे समय तक, क्योंकि मंगल में राहु का अंतर फरवरी 2026 के बाद सरकार चलने नहीं देगा। जबरदस्त एलिमिनेशन होगा, सत्ता टूट जाएगी 2026 में, 2026 फरवरी के बाद। और जो सत्ताधारी पार्टी होगी उसके बहुत सारे नेता जेलों की हवा, आर्मी पूछेगी नहीं कुणाल। उसके बाद आर्मी सेंटर की परमिशन नहीं लेगी, खुली परमिशन मिलेगी। फिर सेंटर कहेगा भी कि भाई आपने हमसे क्यों नहीं पूछा, क्या नहीं, ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया। नहीं, आर्मी नहीं पूछने वाली, इतना ओपन हैंड मिलेगा कि वो पुलिस वालों को भी नहीं पूछेंगे। बिकॉज होता है ना कि जो सिविलियंस के ऊपर कोई आपको एक्शन लेना होता है तो पुलिस का काम होता है। नहीं, इस बार आर्मी अपने हाथों में बहुत चीजें ले पकड़ने वाली है। अब कई व्यूअर्स ये भी कहेंगे कि ये तो गलत है। देखिए, गलत सही की परिभाषा बाद में आती है, पहले तो देश को बचाना जरूरी है। गलत सही को तो देश देख लेगा बाद में, लोग खुद अप्रिशिएट करेंगे कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दैट, बिकॉज देखिए, मैं जाने जाना, जान किसी की भी जाना, आई थिंक इज कुणाल, मेरा ये मानना है कि कुछ ऐसे लोग हैं हमारे देश में ही रहते हैं और देश की ही खाते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान की, तो ऐसे लोगों का एलिमिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर बात रही बात जान की, अगर वो कहते हैं ना हमारे देश के लोगों की, जो अच्छे लोगों की जान तो तभी बचेगी जब इनकी जान जाएगी। तो देखिए, किसी की जान जाएगी तभी तो किसी की जान बचेगी। तो क्या करें, इनको बिलों में पाल के रखें हम? नहीं, आर्मी ढूंढ ढूंढ के निकालेगी इनको बिलों से अभी। और अगर इनको लगता है कि ये बच जाएंगे, ये सही समय है, बेटर है कि देश छोड़ दे इस समय। नहीं, बाद में ना तो देश छोड़ पाएंगे, ना बिलों में छुप पाएंगे, क्योंकि आर्मी फरवरी 2026 के बाद कहीं पे भी पाताल में भी छुप जाए, निकालेगी और ठोकेगी। अजीब लगा होगा आपको सुनने में कि मैंने बहुत ठेठ शब्दों में कह दिया, और व्यूअर्स को भी कईयों को कुछ अच्छा नहीं लगेगा कि अचानक हम ऐसी ठेठ भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। बट यस कुणाल, आर्मी ठोकने वाली है इनको फरवरी 2026 के बाद। जो देशद्रोही हैं, जो गद्दार हैं, जो जय चंद जैसी भूमिकाएं निभा रहे हैं, नहीं, बचने नहीं वाले हैं, क्योंकि आर्मी बहुत बड़े एक्शन में आएगी। मंगल की महादशा है, बचोगे कैसे आप? क्योंकि आर्मी का प्रभुत्व बढ़ेगा अभी। और जो नेता ये सोच रहे हैं कि वो गलत काम करेंगे, नहीं, मंगल से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि सूर्य की पोजीशन आगे वीक होगी। व्हेन मंगल विल बी इन द पावर, तो डेफिनेटली सेनापति है वो। और आपने देखा है जब सेनापति पावर में होता है तो राजा की भी नहीं सुनता है वो बाद में। करेक्ट। और वो भी राजा ऐसा, मोदी जी जैसा, कि उनकी भी मंगल की महादशा स्टार्ट हो गई है, देश की भी मंगल की महादशा। राजा भी कहेगा आर्मी को कि भाई जो आपने करना है कर लो आप, अभी ये सही समय है। और ऐसा एक्शन चाहिए एक बार देश में। अभी जैसे कि बिफोर गेटिंग इनटू प्लेसेस आउटसाइड इंडिया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2026 में इंडिया का क्या लग रहा है, क्या होने वाला है इंडिया का द ईयर ऑफ 2026? स्टॉक मार्केट की बात करें हम कि सब कुछ की कि जैसे आपने बोला अभी फरवरी में ये होगा, ओवरऑल इन 2026 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे देश के लिए? थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में ले जाता हूँ आपको जी, ताकि लोग थोड़ा सा कनेक्ट करें। एंड थोड़ा सा लोगों को बता दें, आज 8 अक्टूबर है जो ये डिस्कशन हो रहा है। आई डोंट नो ये कब आएगा आपका पॉडकास्ट, मुझे नहीं पता। बहुत जल्द आने वाला है। जल्द आने वाला है। कुणाल, ये थोड़ा सा पीछे चलता हूँ मैंने हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में मैंने वीडियो दिया था अप्रैल 2025 में, जो मैंने कहा था कि डिफेंस के स्टॉक्स मई 2025 में डबल हो जाएंगे।
बट मुझे ये नहीं पता था कि इतना गलत कारण बनेगा पहलगाम वाला, और मोदी जी आएंगे कि हमारा डिफेंस बहुत मजबूत है। उसी प्रोडिक्शन में मैंने ये भी कहा था कि यूएस से अगेंस्ट हो जाएगा भारत के। तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था मेरे चैनल में आके कि हाउ कैन आई से दैट, बिकॉज यूएसए हमारा मित्र है, मोदी जी ट्रम्प जी तो मित्र मित्र दोस्तों दोस्तों हो रही है वहां पे। देखिए मुझे विश्लेषण करने थे, मैंने दे दिए। अब देखिए मई के बाद क्या हुआ यूएसए के साथ हमारा, हम्म। कई चीजें, टैरिफ वॉर शुरू हो गई, और बहुत अच्छा हुआ टैरिफ वॉर हुई हमारे ऊपर। अच्छा। क्या लगता है आपको? नहीं मेरे हुई? को नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ ऑब्जॉर्व करने के लिए मैं तो देखिए मंडेन एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों के अनुसार कहूंगा, मंगल की महादशा आ रही थी, 3 सितंबर में शुरू हो चुकी है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाएगी। अतिचारी गुरु की स्थिति स्टार्ट हो गई थी 18 मई 2025 से, जब मैंने कहा था कि देश अभी आत्मनिर्भर बनेगा, सक्षम बनेगा, हमारे ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगेंगे, पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाएगी ऑल ऑफ सडन, जैसे पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान हुआ था। क्योंकि हर 12 साल में ये सिचुएशन जब जब भी भारत की कुंडली में आई है, तब तक दुनिया के कई देश हमारे अगेंस्ट हुए हैं। परमाणु परीक्षण किया था वाजपेयी जी ने, सैंक्शन लगे थे, हम आत्मनिर्भर बने, हम उससे निकल आए, यही कॉम्बिनेशन फिर से बना था। सोचिए यूएसए ने हमारे ऊपर टैरिफ वॉर लगाई, बहुत अच्छा हुआ हमारे ऊपर टैरिफ वॉर हुई। एक हमें मैसेज मिल गया कि आज अगर भारत के ऊपर 2-4 कंट्रीज का अटैक हो जाता है तो वी आर नॉट द मेंबर ऑफ नाटो, या कोई आज रशिया के साथ युद्ध संधि नहीं है हमारी कि रशिया आएगा और हमें बचाएगा। तो डिफेंस में हमारे लिए मजबूत होना जरूरी था। जीएसटी के नए नॉर्म्स गवर्नमेंट ने बना दिए हैं, गवर्नमेंट इज स्ट्रगलिंग, कोशिश कर रही है कि हर चीज हमारे देश में बने, और यस अभी बनेगी। डिफेंस आने वाले टाइम में 2031 में डिफेंस में हम इस लेवल पर चले जाएंगे कि यूएसए और रशिया हमसे पीछे चला जाएगा डिफेंस में, वेपन्स में। भारत पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा वेपन सप्लाई करने वाला देश होगा 2031 में, 2031 के आसपास, और ये होगा। इसका मैं एविडेंस देता हूं आपको। आज से मैंने 5 माह पहले क्या कहा था कि भारत अभी अटैक करेगा। भारत अभी वो भारत नहीं होगा कि पाकिस्तान ने एक ईंट फेंकी और आपने यहाँ पे गोले चला दिए। अक्सर यही होता था, आप एक्शन देंगे तो हम रिएक्शन देंगे। क्या हुआ इस बार कुणाल, आप ही से पूछूंगा मैं। पाकिस्तान ने पहलवान किया, ठीक है, हमने रिएक्शन दिए। टर्की में क्या हुआ? कभी सोचा था कि भारत टर्की जैसे देश पे अटैक करेगा, वो भी नाटो कंट्री के ऊपर, ये सोच के कि भाई अगर ये नाटो देशों ने भारत पर अटैक कर दिया तो क्या होगा? मंगल महादशा है, करवा रही है, वो कह रही है कि भाई जो भी करना है कर लो, हम लड़ेंगे अभी। अब भारत आप देखना कुछ देशों के ऊपर खुद अटैक करेगा, खुद स्ट्राइक करेगा। टर्की ने क्या किया, पीछे ड्रोन दे दिए पाकिस्तान को। भाई आपके यहाँ पे भूकंप आया था, भारतीय सेना सबसे पहले पहुंची। उनके लोगों ने कहा कि अगर अल्लाह के बाद कोई है तो भारत है। उन्होंने भारत को अल्लाह की संज्ञा दी है। अब सोचिए कितना रिगार्ड कर रहे हैं वहां के लोग। वहां का प्रशासन ने क्या किया और भारतीय आर्मी ने क्या किया अभी 10-12 दिन पहले। हमारी सिस्टम इतना स्ट्रांग है, बैठे बैठे एथिकल हैकिंग या अनएथिकल हैकिंग कहिए, इनके ड्रोन की फैक्ट्री को तबाह कर दिया, आग लग गई, और जितने भी लोगों ने ड्रोन किए थे सबके सब मेल फंक्शन हो गए, वनरेबल स्टेज में हैं। दोज ड्रोन्स कैन बी एक्सेसिबल बाय भारतीय आर्मी। तो ये है भारतीय आर्मी का दमखम। तो 2026 की बात कर रहे हैं, 25 में तो जी लें हम। 25 में आज हम बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। वी आर द वेरी पावरफुल नेशन नाउ डेज। 2026 जैसे ही राहु का अंतर आएगा मंगल महादशा में, हमारा बिजनेस का एक्सपेंशन बहुत बड़ा हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एफएमसीजी, हमारा डिफेंस, इन क्षेत्रों में भारत बड़े पैमाने पर काम करने वाला है। जिसमें कि अगर हम एरोस्पेस की भी बात करें, बड़ी छोटी सी बात होगी। आज एआई की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि भारत इतना आगे काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट सोच समझ के काम करवाना चाहती है कि एआई में कुछ गलतियां ना हो रही हैं। कुणाल, आज ऐसा वक्त आ गया है कि आपकी और मेरी फोटो कहीं पे भी किसी भी तरीके से किसी भी गलत साइट पे और वीडियो भी बनाए जा सकते हैं, लिपिंग भी बदल दी जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज इसके ऊपर अभी नॉर्म्स नहीं आए हैं, पॉलिसी मेकिंग नहीं बनी है। भारत ऑलरेडी इज गोइंग अहेड, बहुत बड़ा काम होने वाला है। रही बात 2026 की, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सेक्टर इतने बड़े पैमाने पर चला जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि चाइना से हम आगे चले जाएंगे, लेकिन हम चाइना से पीछे भी नहीं रहेंगे, टक्कर के आसपास हम काम करने वाले हैं। ओके। मैन्युफैक्चरिंग सर जो पुश है, बट वो उतना रिजल्ट नहीं दे रहा है।
आज भी देश में? बिकॉज आज भी हमारे देश में रिश्वत खोरी बढ़ी हुई है। कथनी और करने में बहुत फर्क है। ये बोलना बहुत आसान है सरकारों के द्वारा कि एक सिंगल विंडो में जाओ, आपको सारे अप्रूवल 1 घंटे में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, सिंगल विंडो में आपको पैकेट भी देना पड़ता है अंडर टेबल, और आज भी देना पड़ता है। और अगर कोई प्रशासन में सुन रहे हैं लोग, तो उन्हें भी पता है कि ये सच्चाई है इसमें, चाहे सरकारें कितना भी अच्छा काम कर रही हैं। तो जब तक हम ब्राइब, रिश्वतखोरी, इन चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे, तब तक देश बड़ी चीज़ें नहीं कर पाएगा। तो इन चीज़ों से भी पार पाना बहुत जरूरी तो है। आपको लगता है 2026 में इसका चेंजेस आए? देखिए, रिश्वतखोरी तो बंद नहीं होगी, मंगल की महादशा है, ये बंद होने नहीं देगी 2032 तक। उसके बाद राहु आ जाएगा तो ये ब्राइब और चलेगी। तो अगर कोई ये दावा करता है कि हमारा देश ऐसा बन जाएगा कि एकदम साफ सुथरी छवि और रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी, जी नहीं, रिश्वतखोरी बढ़ेगी। आई नो कि कुछ लोग कहेंगे कि रिश्वतखोरी बढ़ेगी भी तो भारत तरक्की कैसे करेगा। रशिया में भी रिश्वतखोरी है, लेकिन तरक्की फिर भी की ना रशिया ने। चाइना में सबसे ज्यादा है आज भी, लेकिन नजर नहीं आती है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है कि देश को बड़ा बनाना है, खाना भी है, पैसा देशों में, विदेशों में भी ले जाना है। भारत में भी ऐसा होने वाला है। चाहे पूरा का पूरा सिस्टम यूपीआई पे ले जाओ, एक्सचेंज में लोग पता नहीं क्या समझौते कर लेंगे, नहीं पता किसी को। रास्ते में ट्रैफिक हवलदार क्या बोलेगा कि भाई आप चांदी का छोटा सा टुकड़ा ही दे जाओ, मैं चालान माफ कर देता हूँ। वी डोंट नो। लोग सिस्टम निकाल लेते हैं। और ये भी मानना होगा लोगों को कि वी आर द, हम भारतीय हैं, हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा दौड़ता है। पूरी दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट कम्युनिटी है हम लोग। आज जो यूएसए में, नासा में बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं, 80% तो भारतीय हैं। तो जब कहते हैं ना कि ये पॉलिसीज बनती हैं, तो उससे पहले हम ढूंढते हैं कि इनको तोड़ना कैसे कैसे, और तोड़ लेते हैं सभी लोग। आप चाहे कोई रास्ते में कोई रेडी वाला ले लीजिए या कोई बिजनेस टाइकून ले लीजिए, दिमाग सबका एक जैसा दौड़ता है, एंड सभी इंटेलिजेंट है। और रेडी वाला भी बिजनेस टाइकून बनता हुआ नजर आता है, और बड़े बड़े उस पोजीशन पे भी पहुंचने की क्षमता रखता है। यार यही तो है भारतीयों में दम, डीएनए बहुत स्ट्रांग है हमारा। वर्ल्ड स्टैंडिंग वाइज 2026 में भारत का क्या होने वाला है? बिकॉज इतनी सारी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, इतनी सारी वॉर्स चल रही हैं, इस वजह से भी एक इम्पैक्ट देश पे आता ही है इकोनॉमिकली। तो 2026 में वर्ल्ड स्टैंडर्ड वाइज आप बताइए क्या हो रहा है? बड़ी बड़ी कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज भारत के अगेंस्ट होने वाली है। ओके, यस, थोड़ा सा आपको लग भी रहा होगा कि हम बढ़ भी रहे हैं, लोग हमारे अगेंस्ट भी होने वाले हैं। मार्च 2026 तक तो हम तकलीफ में चलेंगे। अभी थोड़ी सी सिचुएशन बेटर हुई है। चाइना रशिया एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। चाइना कभी भी भारत का सगा नहीं था, ना ही होगा। चाइना एक छोटा सा छापा मारे युद्ध भी करेगा इसी बीच में भारत के साथ। और जितने भी पावरफुल कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, वो भारत के अगेंस्ट होंगे, क्योंकि मंगल महादशा हमारी भी ऐसी ही है कि हम कुछ ऐसे बड़े एक्शन लेंगे, हम उन्हें मजबूर करेंगे कि भाई आ जाओ, तुम लड़ लो, तुम कुछ बोल ही लो हमारे बारे में। हम अभी सुनेंगे नहीं ना किसी के, हम सुनाएंगे। आज तक सुनता है तो आया था भारत आज़ादी के बाद। हमारी जो पुरानी सरकारें रही हैं 2014 से पहले की, पाकिस्तान वहां से कुछ स्ट्राइक करता था तो यूएनए में चले जाते थे कि सर देखो हमारे साथ क्या हो गया। 2014 के बाद जब चंद्रमा की महादशा आई, जब ट्रांजिशन था सूर्य के एंड का, तो आते ही जब नया किंग बना तो वो कह रहा था कि अच्छा उन्होंने एक गोली मारी है, आप गोले बरसा दो। सिचुएशन बदल गई। आज 8 अक्टूबर है, देख लीजिए, कुछ दिन की बात है, 2 4 5 दिन की बात। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि भारत अभी जबरदस्त स्ट्राइक करेगा पाकिस्तान के ऊपर। इस बार तो पाकिस्तान गोली भी नहीं चलाएगा, लेकिन भारत इस बार स्ट्राइक करेगा। मिसाइलें, फाइटर प्लेन से अटैक, ब्रह्मोस सब चलेगी। लोग कहेंगे कि भाई इस बार तो पाकिस्तान ने कुछ किया ही नहीं था, तो भारत ने स्ट्राइक क्यों की? करेगा भारत अभी ऐसा, अब नहीं सुनेंगे हम। अब ये जो सिचुएशन बनेगी मंगल की, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी द वेरी पावरफुल एग्रेसिव नेशन नाउ। 2026 में कई देश हमारे अगेंस्ट भी होंगे, लेकिन हम सुनेंगे नहीं। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। फाइनेंशियली ट्रबल भी आएगी, इकोनॉमी हमारी टूटेगी भी। बीच बीच में हमारी स्टॉक मार्केट में 7-8% के सडन एक दिन में ही करेक्शन भी होंगे। और कुणाल जी आगे जुड़े रहेंगे तो मैं आपको वो समय भी बताता रहूंगा कि वो माह के हिसाब से वो कब कब करेक्शंस होंगे। वो डेटे निकल जाती हैं स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी में, और पहले भी मैं 6 साल से निकालता आया हूँ। और जो जो मैंने समय दिया है, जैसे 2020 का जो क्रैश आया था, आई प्रेडिक्टेड कि मार्च 2020 में मार्केट विल करेक्ट अराउंड 25 to 30%। इट हैपेंड। सितंबर 2024 में मैंने कहा था कि मार्केट 20 से 30% करेक्ट होगी। इट हैपेंड।
और आगे भी ऐसी प्रेडिक्शन 2008 का शायद आपको याद होगा, मे बी आप मुझसे काफी छोटे हैं। हाँ लाइफ आरपीओ आया था उस समय, तो उस समय ऑर्कुट कभी चलाया है आपने? नहीं। अच्छा, तो आप फेसबुक वाले हैं हाँ। तो या अभी इंस्टा वाले? मैं आपसे शायद 9-10 साल बड़ा हूँ। हम ऑर्कुट चलाते थे उस समय। मैंने उस समय एक आर्टिकल लिखा था ऑर्कुट में, और बिकॉज यूट्यूब वगैरह, कोई यूट्यूब 2006 के आसपास आया था और हम कभी एक्टिव थे नहीं, और ना ही इतने अच्छे मोबाइल थे कि हम कोई यूट्यूब या कोई कैमरा से कुछ वीडियो बना सके। तो आई प्रेडिक्टेड कि नवंबर 2008 में स्टॉक मार्केट विल गेट क्रैश अराउंड 50%। तो मैं उन दिनों में महाराष्ट्र में था, मैं अंधेरी ईस्ट में रहता था, तो मुझे लोगों ने येड़ा बुलाना शुरू कर दिया था। येड़ा पागल को बोलते हैं, बिकॉज महाराष्ट्र के लोगों को मालूम है, बाकी लोगों को नहीं पता कि येड़ा पागल को बुलाया जाता था। तो मेरे दोस्त खुद कहते थे मुझे, भाई तू येड़ा हो गया है, क्या कह रहा है यार तू, ऐसे कैसे हो सकता है? सेंसेक्स 24,000 है और तुम कह रहे हो कि ये 8,000 पे आके लैंड करेगा। मैंने कहा भाई करेगा। एंड इससे पहले कि ऐसा हो, मैंने उन्हीं दिनों में अपने सारे स्टॉक सेल कर दिए थे, कि बिकॉज बहुत बड़े प्रॉफिट में चल रहा था मैं। लेकिन फिर मैं टेंशन में भी आ गया था 4-5 दिनों के लिए, क्योंकि जो मैंने बेचा तो सेंसेक्स 600 पॉइंट और ऊपर चला गया। तो होता है ना, थोड़ा सा कई बार डाउट होता है कि मेरी कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं हो गई, क्योंकि अगर मैं उस समय नहीं बेचता तो 20-25 लाख और प्रॉफिट में होता था। कुणाल, 5 दिन के बाद मार्केट धड़ाम नीचे, एक दिन में 2 सर्किट लगे थे। कभी आप सर्च कर लेना, मे भी शायद 2008 को पता नहीं होगा। अब देखिए कि कई लोग कमेंट करेंगे आपके अभी इसी पॉडकास्ट में कि बहुत सारे लोगों ने सब कुछ गवा दिया था अपना उस समय। आप सोचिए, जिन्होंने फ्यूचर की कॉल लेके रखी थी, ऑप्शंस लेके रखे थे, उनके प्रीमियम निल हो गए थे, कुछ बचा ही नहीं था उनके अकाउंट में। और जिन्होंने लिमिट लेके रखी थी अकाउंट में, आगे कुछ बचा नहीं था, अकाउंट निल हो गए थे। कई लोगों ने किए थे उस समय। तो ऐसे कॉम्बिनेशन भी आगे आ रहे हैं, लेकिन वो अभी मैं समय सीमा नहीं बताऊंगा। उसमें कैलकुलेशन चल रही है मेरी, और 1-2 माह में वो प्रेडिक्शन मेरी आ जाएंगी मार्केट में अभी। ओके। यूएसए ने जो टैरिफ लगाया था, क्या वो यूटर्न लेगा? मार्च 2026 तक, क्योंकि विक्रमी संवत 2082 स्टार्ट हो चुका है इस मार्च 2025 से, जो कि मार्च 2026 तक चलेगा। फॉर द व्यूअर्स, विक्रमी संवत 2082 कहा है मैंने, और ईयर चल रहा है 2025। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2025 क्या है और विक्रमी संवत क्या है। जो मार्च 2026 तक की गणना है, अभी ट्रम्प के टेंट्रम्स चलेंगे अभी मार्च 2026 तक। उसके बाद पूरा का पूरा यू टर्न ट्रम्प लेने वाले हैं, नहीं चलेगी। ही इज ट्राइंग टू रिएक्ट भारत। वो कोशिश चल रहा है कि उसकी, ट्रम्प की कोशिश चल रही है कि मैं ये कहूंगा तो भारत कुछ रिएक्ट करेगा, मैं इस पर टैरिफ लगाऊंगा तो मोदी जी झुकेंगे। उसको ये नहीं समझ आ रहा है कि मोदी जी मंगल की महादशा से गुजर रहे हैं, एक कंप्लीटली एग्रेसिव मोड में है। भारत की कुंडली में मंगल सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। भारतन, भारतीयता, पूरे भारतीय लोग फुल ऑफ एग्रेशन में है। कौन? ट्रम्प। नहीं मानेंगे किसी को भी। लोग कहेंगे कि भाई तुम रखो अपने टैरिफ अपने पास, हम बना लेंगे सब कुछ अपने लिए। तो ट्रम्प के टेंट्रिम ये नहीं चलेंगे, और टैरिफ वॉर ये चलाएगा फर मार्च 2026 तक। उसके बाद बस हो जाएगी इसकी, कुछ नहीं कर पाएगा। पता चल जाएगा ट्रम्प को कि भाई ये जो मैंने किया है, ये उसने अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारी है। ये ट्रम्प को अभी एहसास होना शुरू भी हो गया, बिकॉज अभी यूएस की कुंडली भी देखें, राहु शनि का सेकेंड हाउस में कनेक्शन। यूएस की इकोनॉमी अभी धड़ाम से फॉल करेगी। डी डॉलराइजेशन, ये भी सिचुएशन अभी पैदा होगी। 15 नवंबर 2025 तीसरा खप्पर योग शुरू होगा भारत की कुंडली में, और यूएस की कुंडली में ये सबसे ज्यादा ट्रबलमैटिक होगा। सेकंड हाउस इज अ हाउस ऑफ योर एसेट, देश की एसेट। अब जब राहु शनि का प्रभाव आएगा तो देश की एसेट गिरेगी, एकदम फॉल करेगी। और ये प्रेडिक्शन मैंने पहले भी दी थी कि ये मार्च अप्रैल 2025 के बाद ये सिलसिला होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, 7 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं, वो भी सरकारी महकमे के लोग। तो यूएस का भी डाउनफॉल निश्चित है। यूएस अभी बहुत बड़े फॉल की तरफ है। इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा देश। और आगे वैसे भी ट्रम्प की गद्दी जाती हुई नजर आ रही है। बिफोर हिज टर्म। या बिकॉज 2026 में दिखाई दे रहा है कि ट्रम्प आगे नहीं रहेंगे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, कोई और बनेगा प्रेसिडेंट आगे। कुंडली खराब है उनकी। अभी एक सूर्य ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण होके गया है सितंबर 2025 में, जो कि ट्रम्प की कुंडली में उसके 8th हाउस 12th हाउस को कनेक्ट कर रहा है। व्यय का हाउस, 8th सडन लॉसेस, जनता का अचानक सड़कों पर उतरना, अगेंस्ट हो जाना,
एंड आपके अपने लोग, क्योंकि 10th हाउस जब मेलफिक कनेक्शन से जुड़ जाता है, 10th हाउस मतलब आपके अपने कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए लोग, आपके पीयर ग्रुप्स, आपके अपने आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, आपको खुद सत्ता से उतारेंगे। मैंने कहीं पढ़ा था, आई मीन ऐसे पढ़ते पढ़ते, आई जस्ट वांट टू नो वेदर इज ट्रू और नॉट। मैंने किसी पॉडकास्ट में ही सुना था कि हो सकता है दैट ट्रम्प माइट बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इज दैट ट्रू? इसकी कैलकुलेशन आधार क्या है? देश है, प्रेसिडेंट तो आगे और भी बनेंगे। नो, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स टूटेगा? नहीं, ऐसा नहीं नहीं है ना, बिकॉज सबके किसी पॉडकास्ट में किसी एस्ट्रोलॉजर से ही सुना था अब मैंने। देखो, उनको पॉडकास्ट अगर इस तरह की न्यूज़ देंगे तो डेफिनेटली पॉडकास्ट ज़्यादा चलेगा, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, यूएस के लोग परेशान होंगे कि अच्छा जी हमारा देश टूटने वाला है। तो ऐसी जो सनसनी जब फैलाते हैं तो वीडियोस ज़्यादा भी तो दौड़ते हैं। हाँ। लेकिन आधार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ, क्योंकि मैंने डीप स्टडी की है मैंने। और हो सकता है अगर ऐसा होगा तो मैं ये कहूँगा कि वो जो एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की है, तो डेफिनेटली उनका गणित कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन मेरे गणित में ऐसी कोई कैलकुलेशन निकल कर नहीं आ रही। ओके। ये जो वॉर लाइक सिचुएशंस हर जगह बन रही हैं, क्या न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटीज हैं? जी हाँ, 2026 में है। ये जो गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि गोल्ड क्यों बढ़ रहा है। भारत, रशिया, चाइना सबसे ज़्यादा गोल्ड बाई कर रहे हैं आज की डेट में, फ्रेंड्स। तो उनको सबको पता है कि 2026 युद्धों का वर्ष है। ये प्रेडिक्ट किया था मैंने आज से 5 साल पहले कि 2026 पूरी दुनिया, पूरा विश्व युद्ध के विस्फोट के ढेर पर खड़ा होगा। एंड कम से कम 40 से 50 नए मोर्चे खुलेंगे। जैसे मैंने पीछे कहा था कि 5 नए मोर्चे खुलेंगे, खुल चुके हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में मैंने 24 अगस्त 2021 को ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि फरवरी 2022 में ये युद्ध शुरू होगा। हो गया, नहीं रुकेगा। अगर आपका ये भी क्वेश्चन है कि ये कब रुकेगा, नहीं रुकेगा, अभी 2026 में और बढ़ेगा। पुतिन अभी आगे और बढ़ेंगे। पुतिन अभी कोशिश करेंगे कि यूक्रेन को पूरे तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाए। छोटा सा हिस्सा बचेगा यूक्रेन का आने वाले समय में। पुतिन अभी अपने हित देखेंगे, जहां तक उन्हें लगेगा कि यहां तक कैप्चर करके उनका फायदा है, वो अपने पूरा का फायदा लेके जाएंगे। तो 2026 युद्धों का वर्ष है, बड़े बड़े युद्ध होंगे और इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि कोई देश किसी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर भी दे। ऐसे पूरे के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। इंडिया? इंडिया युद्ध में उतरेगा अभी। अब वो समय आ गया है भारत का कि कोई भारत को बेशक लपेटे में लाए या ना लाए, भारत खुद ही कहेगा कि नहीं, अभी हमने युद्ध करना है। कोई चाहे ना चाहे भारत युद्ध करेगा। आई नो यू व्यूअर्स सोच रहे हैं कि नहीं, हमारी पॉलिसी तो अलग होती थी कि नहीं हम तो युद्ध नहीं करेंगे, हम तो शांति प्रिय देश है। कुणाल, कब तक शांति रखेंगे? पूरी दुनिया ने ना टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया है भारत को। अब जो मंगल की महादशा है, सेकंड हाउस का मंगल 8th हाउस वॉर के हाउस को भी देख रहा है, 9th हाउस डिवाइन हाउस को भी देख रहा है, पंचम हाउस को भी देख रहा है। युद्ध करवाएगा ये। कोई नहीं भी करना चाहे तो भी हम युद्ध करेंगे, एंड व्हाट डू यू थिंक? जीतेंगे युद्ध में। कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि 2027 या 2028, जी हाँ, इन दोनों में कहीं ना कहीं हो सकता है कि पाकिस्तान भी काफी टुकड़ों में बट जाएगा। बहुत दूर की बात कह दी आपने। ओके। 2027 बहुत दूर है। नहीं, अभी तो हम पाकिस्तान के टुकड़े तो हमारी भारतीय आर्मी जल्दी करवाने वाली है। हाँ, हम ही करवाएंगे, ठीक है, क्यों नहीं करवाएंगे। 1971 में पाकिस्तान का जो ईस्ट पाकिस्तान है, जिसे हमने ही बांग्लादेश बना के एक भेंट के तरीके से एक सौगात में दिया था बांग्लादेशियों को, और जिसके अभी 3 टुकड़े भारतीय आर्मी आने वाले टाइम में और करवाने वाली है। हमने तो करवाया था, वो 71 में करवाया था। उस समय शनि में शुक्र की महादशा चल रही थी, 6th एंड 4th का कनेक्शन बना हुआ था। ये कनेक्शन तो 26 दिसंबर 2023 में फिर शुरू हो गया है और ये अक्टूबर 2026 तक चलेगा। अब शुक्र में बुध का अंतर चला है। बुध षष्ठेश है पाकिस्तान की कुंडली में, 4th हाउस में बैठा है। छठा घर आपका डिस्प्यूट्स का है, चौथा घर आपकी प्रॉपर्टी का है। छठा घर षष्ठेश 4th हाउस में बैठेगा और बाकी कुंडलियां जो वर्गा चार्ट होते हैं, वहां पर जब मेल फिक अफ्लिक्शन में चला जाएगा तो प्रॉपर्टी तो गंवानी पड़ेगी ना आपको, देश टूटेगा ना, खंड खंड होगा। और कौन करवाएगा? आपका बड़ा भाई, 11th हाउस का लॉर्ड, जो आपका बड़ा भाई था। कौन था? या बड़ा बाप आपका भारती तो है। तो भारती ने तो पहले तोड़ा था ना पाकिस्तान को, बांग्लादेश बनाया था।
तो इस बार हम ही तो करवाएंगे 5-6 टुकड़े। तो ये तो अक्टूबर 2026 से पहले होते हुए नजर आ रहे हैं। 2026 से पहले ही। जी हाँ, अक्टूबर 2026 से पहले पहले। एंड जो हमारी लॉस्ट लैंड है हमारा ये इतने सालों से, वो वापस आएगा। इसलिए तो टुकड़े करवाने हैं, पीओके को कैप्चर करना है हमने। एंड गिलगिट बल्तिस्तान एंड ऑल दिस इसके भी हमें चाहिए, वापस चाहिए, और छीन के लेके आएंगे हम अंदर। और बाकी जो छोटे छोटे टुकड़े करवाएंगे उनको हम प्रोविंस बनाएंगे, हमारी भारतीय आर्मी संरक्षण देंगी। और जैसे भूटान को हम संरक्षण देते हैं, हमारा बीआरओ वहां पर रोड बनाता है, भारतीय आर्मी भूटान को संरक्षण देती है। भूटान को पता है आज भारतीय आर्मी पीछे हट गई तो चाइना बोलेगा कि भाई ये भी हमारा हुआ भूटान। तो जैसे भूटान जैसे एक देश कहिए या राज्य जैसे फील होता है हमें भारत का, तो जैसे भूटान को संरक्षण दे रहे हैं ऐसे छोटे छोटे। बलूचिस्तान, तो आपको क्या लगता है बलूचिस्तान में आज जितना माहौल बन रहा है तो बलूचिस्तान भी अलग होगा? बलूचिस्तान को भारत अलग करवाएगा और हमारी भारतीय आर्मी सक्षम है, अलग करवा लेगी इसको। पीस पूरा अलग होगा, भारतीय आर्मी ही संरक्षण देगी। हमारे संरक्षण में ये छोटे छोटे प्रोविंस बनेंगे और हम करवा लेंगे इन्हें अलग। एंड दिस इज यूर सेइंग इन नेक्स्ट ईयर? यस, 2026 अक्टूबर से पहले पहले। लेकिन अभी भी लग रहा है मुझे कि मैं समय सीमा ज्यादा दे रहा हूं, क्योंकि अक्टूबर 2025 जो अभी चल रहा है बड़ी स्ट्राइक होती हुई नजर आ रही है। वो तो पीओके में ऑलरेडी शुरू हो गया है। मैंने ये जब मई 2025 में जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक मिनी वॉर होगी, जो कि मई 2025 में हो गई थी। ऑपरेशन सिंदूर 2 के बारे में भी मैंने बताया था कि 15 सितंबर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होगा। आई नो व्यूअर्स कह रहे होंगे कि क्यों नहीं शुरू हुआ, हो चुका है। अगर भारतीय आर्मी ने नहीं किया है तो वहां पर जो बलूचिस्तान में लोग हैं उन्होंने शुरू कर दिया है ना, विद्रोह में जनता आ गई है, पाकिस्तान की आर्मी को मारना शुरू कर दिया है, बंधक बना दिया है। और वो उनका कैलकुलेशन चल रही है कि इस पार्ट को कहाँ से अलग करना है। देश की डिमांड शुरू हो गई है, डिक्लेरेशन दे दिया है उन्होंने कि नहीं हम तो अलग कंट्री बन चुके हैं। ऑपरेशन सिंधु 2.0 ही तो है ये। अब कुछ बातें मैं खुल के नहीं बोलूंगा, लोग समझ गए होंगे कि क्यों है। कुछ गणित तो व्यूअर्स को भी लगाना पड़ेगा ना, बिकॉज देयर आर सम प्रोटोकॉल जो हम यूट्यूब में ओपन डिस्कस नहीं कर सकते। वो हम और बाद में अलग चाय के बाद इस पॉडकास्ट के बाद डिस्कस करेंगे कि क्यों है वो। बिल्कुल। तो जियो पॉलिटिकल समझते हैं उनको पता चल चुका है कि हाँ ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो चुका है। एंड इसका एंड कब होगा? अक्टूबर में एक बड़ी स्ट्राइक होती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान के ऊपर 2025 में, इसी महीने ऐसे योग बने हुए हैं और पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा। सडन स्ट्राइक होगी और करेगी भारतीय आर्मी, और होनी भी चाहिए। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? These are quite strong predictions, sir. कुणाल, पीयू को चाहिए ना वापिस। बट एक डेविल्स एडवोकेट की तरह एक पूछूं आपको कुछ। जब मैं वहां पे अभी जो रिसेंट स्ट्राइक्स चल रही हैं पीओके में, जो जहाँ पीओके की जनता जितनी अभी सड़कों पे आ गई है, दे मार्चिंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद, एवरीथिंग इज हैपनिंग। बट वहाँ के जो लीडर हैं वो आज भी वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो हमारे से रिसोर्सेज लेके यूटिलाइज कर रही है और हमें कुछ नहीं दे रही है, हमारे ऊपर ही स्ट्राइक्स कर रही है। ये एक्चुअली है। उनके जो लीडर हैं उन्होंने कहा है ऑन कैमरा कि हिंदुस्तान वो तो काफिर है, काफिर तो करेंगे, हमारी लोग हमारे अगेंस्ट कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वहां के लोग भी पाकिस्तान से तो वो लड़ ही रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, पर वो ये नहीं चाह रहे कि हम हिंदुस्तान से जुड़े, क्योंकि वो आज भी हमें काफिर ही देख रहे हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो हमें काफिर देख रहे हैं। बहुत बड़ा जो वहाँ का जो समूह है, जो ग्रुप है, वो भारत के एकदम क्लोज में है। और जो वहाँ पे जो मास है, जनता, पूरी जनता की बात करेंगे, क्योंकि देखिए लीडर्स को तो अपने हित चाहिए। बिकॉज कुणाल, मेरे पाकिस्तान में कई लोग हैं जो मेरे मित्र भी हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक लोग हैं। लोग गलत नहीं हैं। पाकिस्तान के लोग आज भी हमें कहते हैं कि काश हमारे पास भी मोदी जैसा एक प्रधानमंत्री होता, तो भारत के साथ हमारे समझौते होते, तो दोनों देश मिलकर राइज कर सकते थे। कुणाल, जनता कभी नहीं चाहती कि युद्ध किया जाए। जनता को एक अच्छी गाड़ी, बढ़िया घर, एक अच्छे ट्रिप्स, फैमिली को बड़ा बनाना, बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना। कोई भी सिविलियन लड़ना नहीं चाहता किसी भी देश का।
पाकिस्तान की भी जो जनता है वो नहीं लड़ना चाहती, करेक्ट। वो भी चाहती है कि भारत की तरह उनकी भी ग्रोथ हो। लेकिन त्रस्त हो गई है जनता, उनको समझ गई है कि नहीं कुछ होगा नहीं। जनता भी समझ गई है पाकिस्तान की कि ये जो उनके जो लीडर्स हैं ये देश को ब्रेक करवा के ही रहेंगे। तो जो आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में कुछ एक लीडर्स, क्योंकि उन्हें अपने हित नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज भी पीओके में जो चीफ मिनिस्टर बनता है वो एक प्रधानमंत्री की तरह भी उसे कंसिडर किया जाता है, जैसे हमारे कश्मीर में होता था। होता था 370 के पहले। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि भाई ऐसा होगा तो ना तो हम सीएम रहेंगे ना तो प्रधानमंत्री रहेंगे, नई पार्टियां बनेंगी, बाहर से भी नई पार्टियां आएंगी, और ऐसा ना हो कि जनता उन पार्टियों को पूरा समर्थन दे दे क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़े आएंगे। तो उन्हें अपने हित भी दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लेकर वो ऐसी बातें भी कहेंगे। लेकिन जो बड़ी पब्लिक है मास पे, अगर आज वहां पर इलेक्शंस वोटिंग हो जाए तो पब्लिक यही कहेगी कि वो भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे। अखंड भारत बनता हुआ दिख रहा दिख रहा है बिल्कुल, और एक्सपेंशन होगा। है। एंड चाइना स्ट्रांग ही रहेगा कि वीक होता जाएगा? बिकॉज चाइना ने जितनी तरक्की पिछले 20 सालों में की है, उन्होंने भी अपना अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी इस सब में काफी राइज किया है। बहुत ज्यादा राइज किया है। उनकी सिटीज देख लो, आज हमारे पास एक ऐसी सिटी नहीं है। एग्जैक्टली। तो क्या लगता है कि इंडिया भी वैसे बन सकता है? विल वी बी अ वर्ल्ड पावर? विल वी बी अ सुपर पावर? मुझे सुपर पावर से याद आ गया, ये भी मैंने 2019 में वीडियो कवर किया था। थंबनेल का टाइटल ही था मेरे चैनल पे एस्ट्रो कवर में कि भारत कब बनेगा सुपर पावर। तो 2031 का ये जो समय है, भारत सुपर पावर बन चुका होगा। ओके। उसको मैं दो भागों में बताना चाहूंगा। यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू द मीनिंग ऑफ सुपर पावर? सुपर पावर कि दुनिया में जब भी कोई बड़े फैसले होंगे, जब तक भारत की स्टैंप नहीं लगेगी वो फैसले आगे दुनिया बढ़ेगी नहीं। चाहे वो यूएसए है, रशिया है, चाइना है, कोई भी कंट्री है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, भारत की स्टैंप के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे ये। रही बात भारत के और बड़ा होने की, तो जब तक राहु की महादशा नहीं आएगी, 2032 में स्टार्ट होगी सितंबर में। राहु जो कि मंगल के नक्षत्र का है भारत की कुंडली में, जब तक ये नहीं आएगा तब तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना की टक्कर में नहीं आएगा। तो 2032 से लेकर 2050 तक का जो वो समय होगा, भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा केंद्र बनेगा इकोनॉमी का। 2047 के टारगेट हैं गवर्नमेंट के, 2047 के, और ये दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट का तो ये मानना है कि तब हम दुनिया की सेकंड या थर्ड अर्थव्यवस्था होंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि चाइना को हम पीछे छोड़ देंगे उसके बाद। वी विल बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड, इवन बियॉन्ड यूनाइटेड स्टेट्स? यस। या बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। यूनाइटेड स्टेट बहुत पीछे छूट जाएगी, 5वें, 6वें, 8वें नंबर पे ना आ जाए। लेकिन इसमें हमें राहु के प्रभाव से भी बचना पड़ेगा। ग्रह कुछ अच्छी चीजें दे रहे हैं तो कुछ उसकी कुरीतियां भी हैं। राहु लग्न में है, राहु को इस्लाम की संज्ञा दी गई है, इल्यूजन है। और जब भी जैसे हम ज्योतिष के जब विश्लेषण करते हैं, जब किसी पंथ समुदाय के बारे में बात करते हैं या सनातन धर्म की बात करते हैं, तो सनातन धर्म को जोड़ा जाता है जुपिटर से, हिंदुइज्म को। और जब जैसे क्रिश्चियनिटी की बात होती है या सिखिज्म की, केतु से हम उसको कनेक्ट करते हैं। जब इस्लाम की बात होती है तो वीनस से, या जब कट्टर इस्लाम की बात होती है तो राहु से। ओके। तो राहु एंड वीनस, इस्लाम एंड कट्टर इस्लाम। तो राहु तो ये भी बता रहा है कि 2032 के बाद भारत में इस्लामिक गवर्नमेंट आएगी, इस्लाम अपना परचम लहराएगा। अब इसके लिए जो भी आपको करना है, क्योंकि जहां जहां जिस देश में भी इस्लामिक सरकार बनी है उस देश की तबाही हुई है, वो देश टूटे हैं, लोग वहां पर अपनी जान लोगों ने गंवाई है। आप देखिए ना 1990 में क्या हुआ, भारत में एक होम मिनिस्टर बनता है इस्लामिक पंथ का, और कश्मीरी पंडितों का क्या हाल होता है, मास डेथ किलिंग। आज भी वो लोग अपने घरों में वापस नहीं जा पाए हैं। तो जियोपॉलिटिकल एंड ज्योतिष शास्त्र, मेदिनी ज्योतिष, ये इंडिकेशन दे रहा है कि 2032 से पहले आपको कुछ ऐसी चीजें सेटल करनी पड़ेगी कि पंथ और समुदाय, हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक एकता बनी रहे। एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी को पहले ये काम कर लेने चाहिए थे। कर लेते तो लोगों को कम से कम इकट्ठा कर लेते। ये हिंदू मुस्लिम वाली लोग बात नहीं करते। पर और क्या ये आएगा? करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटीज, और ये करवाना पड़ेगा इनको। अगर नहीं करवाएंगे तो 2032 के बाद अगर भारत बढ़ेगा भी तो भारत अपना नुकसान पहले करेगा, लोग मारे जाएंगे यहाँ पर।
एक ही शासन चलेगा एंड किलिंग्स ज़्यादा हो जाएंगी। तो इस राहु के प्रभाव को अगर आपको क्लोज करना है और इसको राहु की इंटेलिजेंस का अगर आपको प्रयोग करना करना चाहते हैं आप, तो बेटर कि इन चीज़ों को पहले ही फिक्स कर लिया जाए, ताकि कोई ये ना कहे कि भी मैं इस समुदाय का हूँ, मुझे ये सरकार बनानी है। लोगों को विकास के हिसाब से जोड़ा जाए, ताकि लोग ये सोचे कि भाई नहीं, कोई पंथ समुदाय नहीं, हमें विकास चाहिए हमारे देश में। चाहे आप अपने मंदिरों में एंजॉय करो, चाहे मस्जिदों में या गुरुद्वारा में, सब अपना एंजॉय करें, लेकिन उद्देश्य की बात होनी चाहिए। तो ये भावना मंगल की महादशा में पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि महादशा में ही, मंगल की महादशा में डिफिकल्टीज भी पैदा होंगी हमारे देश में, क्योंकि मंगल यहाँ पे राहु के नक्षत्र का है, कट्टर इस्लाम की संज्ञा भी दे रहा है, और यही मंगल ये भी बता रहा है कि देश में मुश्किलें होंगी, आए दिनों में नए नए तरह के दंगे होते रहेंगे। कुणाल जी, ये प्रेडिक्शन भी मैंने उसी टाइम अप्रैल में दे दी थी कि 15 सितंबर के आसपास उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा दंगा होगा, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब। तो आप सोचिए, लेह लद्दाख में हो गया, उत्तर प्रदेश में बरेली को बचा लिया गया। अब वेस्ट बंगाल के बारे में मेरी प्रेडिक्शन जो मैंने दी थी, आई होप सरकार उसको भी बचा ले, जो वहाँ पर बहुत बड़ी एक मास डेथ होती हुई, एक बड़ा दंगा होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा, पंजाब में कोई बड़े दंगे अभी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी 2 स्टेट्स में अभी चीज़ें नहीं हुई हैं। ये प्रेडिक्शंस थी मेरी। तो यही तो होता है कि जब आपको पता है कि ये होने वाला है, तो आपको चीज़ों को फिक्स करना है, आपको सिद्धांत, पॉलिसी मेकिंग ऐसी करनी है कि देश जुड़ा रहे आपस में। तो जो ये 2047 का जो हमारा एक गोल है ऑफ विकसित भारत, ये आप बोल रहे हैं ये पॉसिबल है? पॉसिबल है अगर राहु की अच्छी चीज़ों को आप पकड़ेंगे, क्योंकि राहु इज़ वेरी इंटेलिजेंट प्लैनेट। राहु मंगल का भी प्रभाव लेता है, और जब राहु की महादशा आती है, वो भी देश की कुंडली में, जब राहु लगन में बैठा हुआ है, मतलब आपका एरोस्पेस, आपका डिफेंस, आपकी इंटेलिजेंस, आपका एआई, आपका सॉफ्टवेयर एंड आपके मिनरल्स जो धरती के अंदर हैं, हर चीज़ में आप आगे बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी में आपसे आगे कोई हो ही नहीं सकता। ये कब का टाइम होगा? 2032 की बात कह रहा हूँ मैं। अप टिल? जी हाँ, और आफ्टर 2032 के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो 2032 तक चीजें स्लो चलेंगी। 2032 तक सुपर पावर हम बन चुके होंगे। कहीं ना कहीं नासा को हम पीछे छोड़ चुके होंगे। हमारा इसरो आप बहुत आगे निकल चुका होगा। कुणाल एंड बाकी व्यूअर्स को भी ये समझना होगा कि 300 करोड़ में हम लोग मंगल तक पहुंच गए हैं, जिसमें कि हॉलीवुड वाले खुद कहते हैं कि हमारी एक मूवी नहीं बनती है उसमें। बाहुबली जैसी मूवियां भी 300 करोड़ से ज्यादा का ही बजट लेके चलती हैं। 300 करोड़ में ऐसी मशीन बना दी गई जो मंगल तक पहुंच गई। आप सोचिए कि कितनी कम कॉस्ट में हम क्या नहीं कर ले रहे हैं, उस समय जब संसाधन कम थे। आज तो गवर्नमेंट खुल के फंडिंग कर रही है टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आप सोचिए नासा कहाँ है हमारे, वहाँ हमारे तो लोग बैठे हुए हैं। और ट्रम्प ने तो कह दिया कि भाई वापस जाओ, अपने देश में कुछ बड़ा करो। H1B वीजा, देखिए एक बड़ी मूर्खता फिर कर चुका है वो। उसको ये नहीं पता चल रहा है कि ये वापस आएंगे तो देश में कुछ बड़ा करेंगे। और जो हो हमारा जो सिस्टम है, बल्कि मैंने अपने लैपटॉप से अभी 12-13 दिन पहले हमारे जैसे ही टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर ने बात कही, मैंने भी वो लिंक्डइन पे देखा। उसी दिन मैंने MS ऑफिस हटा दिया सब कुछ, उसके सारे मॉड्यूल जो इंस्टॉल कर दिया। हाँ, कुछ चीज़ें उसमें कम है, नो प्रॉब्लम, वो तो होते जाएगा करेंगे जैसे ही हम यूज़ करना शुरू करेंगे। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि जो हो, कोई छोटी सी फीस रखनी भी चाहिए। बेटर है कि देश की कंपनी के पास जाए, कंपनी बड़ी भी तो होगी, देश का पैसा देश में तो लगेगा। क्यों फ्री लें हम? जब माइक्रोसॉफ्ट को पे कर रहे हैं हम लोग, क्यों ना हम अपने देश के एप्स में हम पैसा पे करें, उनको पैसा पे करें। बताइए सर, 2026 में देखिए स्टॉक मार्केट आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बल्कि नवंबर 2026 में अभी मार्केट स्काई रॉकेट बनती हुई नजर आ रही है। नवंबर 2026, नवंबर 2025, जिसमें अभी 18 अक्टूबर 2025 देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में चले जाएंगे, एंड ये स्थिति चलेगी 4 नवंबर 2025 तक। तो ये जो समय है, इसमें बैंक निफ्टी काफी भागेगा। बिकॉज ऑफ द बैंक निफ्टी की पोजीशन काफी अच्छी जाएगी। तो 26.5-27 तक पहुंचने के योग दिखाई दे रहे हैं निफ्टी के। एंड इसके बीच में 4 दिसंबर के बाद करेक्शन भी होगा।
और ये करंट एनालिसिस हैं और 2026 में बेटर दिखाई दे रहे हैं। बट कुणाल, मैं कोई ऐसा फिगर नहीं देना चाहता हूँ, बिकॉज मैं एक स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरे एस्ट्रो कपूर चैनल में हर माह की लास्ट अंतिम तारीख को हमारे 3 वीडियो जाते हैं, बल्कि मल्टीपल वीडियो ओनली फॉर मेंबर्स, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी हर दिन के हिसाब से कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा। एंड जो कैलकुलेशन है 98% एक्यूरेसी है। बट मैं हर माह की ही कैलकुलेशन करता हूँ, बहुत दिमाग देना लगाना पड़ता है, बहुत लंबी गणित है, लंबी कैलकुलेशंस हैं। अब उसी में जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था 1 जनवरी 2025 को मेरा वीडियो आया था, मैंने कहा था कि मिड 2025 में गोल्ड 1 लाख टच कर जाएगा। उसका भी लोगों ने मजाक उड़ाया था, ऐसे कैसे गोल्ड टच कर जाएगा, कहते हो गया टच। और मैंने अभी टारगेट दिया है 2027 दूर का दिया है। थोड़ा सा मुझे अपने आप को भी बफर में बचा के चलना पड़ता है। आई मेंशन कि गोल्ड विल टच बाय 2027, इनिशियल स्टेज में 2,40,000। और मैंने मार्च 2000 का टारगेट दिया है, मार्च 2026 कि गोल्ड 1,64,000। कैलकुलेशन देख ली, सारे वीडियो एविडेंस मिल जाएगा। बट हाँ, कुछ मेंबर्स ओनली वीडियो देता हूँ जो पब्लिक को नहीं मिलते हैं। उसमें हर माह की प्रेडिक्शन दी जाती है कि इस माह में गोल्ड कितना पहुंचेगा, किस डेट में 3,000 करेक्शन होगा, कितना बढ़ेगा, सिल्वर कितनी बढ़ेगी। जब मैंने कहा था कि सिल्वर 1.5 लाख पहुंचेगी तो लोग कह रहे थे नहीं, 80,000 से 1.5 लाख कैसे पहुंच जाएगी, 6-8 महीने में पहुंच गई कुणाल आपके सामने। तो ज्योतिष है, मंडेन एस्ट्रोलॉजी जिसे मेदिनी ज्योतिष कहते हैं, सब कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। डिपेंड कि हाउ यू डिकोड। सारा सिस्टम हमारे जितने भी ज्योतिर्विद थे, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने बना के रखा हुआ है। लेकिन ऐसे कोई पैरामीटर नहीं लिखे हैं उन्होंने, कुछ श्लोक नहीं है कि ये आप श्लोक पढ़ेंगे और इसमें कुछ पैरामीटर लगेंगे, लिखेंगे या कुछ बोलेंगे और वो हो जाएगा, क्योंकि उस समय स्टॉक मार्केट नाम की कोई चीज होती नहीं थी। उन्होंने गणित दिया है कि फाइनेंस अगर ऐसा होता है तो फाइनेंस के ये कॉम्बिनेशन बनते हैं। नाउ इट्स अप टू अस कि हम उन कॉम्बिनेशन को कैसे देश की कुंडली के साथ, निफ्टी के साथ कैसे बिठाते हैं, सूर्य गोल्ड के साथ कैसे बिठाते हैं, मरकरी चांदी के साथ कैसे उसको फिक्स करते हैं, बिटकॉइन के साथ कैसे कनेक्ट करोगे आप, या आगे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज भारत में राइज करेंगी, कौन कौन से शेयर्स राइज करेंगे। जैसे 2020 में मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं, काश कि आप भी मेरे मित्र होते जो आप फायदे में होते थे उस समय। मैंने कई लोगों को स्टॉक्स बताए थे 50 पैसे, 70 पैसे, 80 पैसे के, जो आज 2,000, 2,500, 3,000 में हैं। तो उन्होंने, मैंने कहा था भाई 1 लाख ले लो। अब सोचिए 56 पैसे का स्टॉक था, 1 लाख आपने ले लिए, 56,000 ही तो पे किया आपने, और 50 रुपये फीस पे किया आपने। आज वो 2,500 से 3,000 के आसपास हैं। तो बिकॉज आई एम ए स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर, तो मेरे क्लाइंटल भी वैसी है। और कुछ ऐसे हमारे देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, बिकॉज आई एम ए कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर, तो उनको उनकी कुंडली के हिसाब से मैं इस तरह की गाइडलाइन देता हूँ कि किस व्यक्ति को किस पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। एंड ये जो कैलकुलेशन है कुंडली के 5th हाउस से कनेक्ट होती है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक स्टॉक बता दिया तो मैं ये सबको बता दूंगा कि नहीं, जो मैंने कुणाल को दिया है सभी लोग इसी स्टॉक में पैसा लगा दीजिए। जी नहीं, क्योंकि आपको तो मैं बताऊंगा आपके कुंडली के हिसाब से। मुझे पता है कि ये जो पर्टिकुलर नक्षत्र के जो कैरेक्टर हैं, आप संयम बरतेंगे। अगर वो 1 रुपए का स्टॉक अगर मान लो 20 पैसे भी आ जाएगा, तो आपको पता है कि प्रशांत कपूर ने कहा है तो ये बढ़ेगा। आपको संयम भी रहेगा, शांति से चलेंगे। आपका नक्षत्र आपको चंचलता नहीं करने देगा, आप बेचेंगे नहीं उसको लॉस में। लेकिन किसी और को वही स्टॉक दे दिया जाएगा, जैसे वो 1 रुपए से नीचे गिरेगा 10 पैसे, लोग बेच देंगे कि नहीं, ये तो लॉस हो रहा है 10% का, क्योंकि उनके नक्षत्र अलग हैं। तो इसलिए कोई भी ऐसा नहीं होता कि एक स्टॉक हर व्यक्ति के काम का होगा, सबकी संज्ञा अलग अलग दी गई है। पता है, ये डी कोड करने के कैलकुलेशन के तरीके हैं। अंडरस्टूड। प्रशांत जी, बहुत सारी बातें हुई, थैंक यू सो मच अनलॉक विद कुणाल जयसिंह पे आने के लिए। एंड आई रियली होप कि ये एपिसोड बहुत अच्छा करे और हमें ऐसे और मौके मिले आपके साथ बैठने के। कुणाल जी, इवन इनफैक्ट आई लव टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आया, इट वाज वेरी, ऐसा लगा नहीं हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऐसा लगा जैसे एक गपशप चल रही है दो दोस्तों के बीच में। आप ग्रिल करते जा रहे हैं और मैं आंसर देता जा रहा हूँ। ऐसा वाला मुझे लगा, बिकॉज आपके क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। और जब देश की बात आ रही थी तो मैंने भी वो ज्योतिषी तो मैं बाद में हूँ, एक पहले तो देश का नागरिक हूँ, तो मैंने भी खुल के बोला है। पता नहीं अभी क्या बोल दिया है, अभी ये व्यूअर्स ही मैसेज करेंगे। बाकी व्यूअर्स के लिए भी मेरा प्रणाम, और भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा और आपने इस एपिसोड से कुछ सीखा तो प्लीज इस एपिसोड को 2 लोगों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक नई चीज अनलॉक हो, एक नया इंफॉर्मेशन अनलॉक हो। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस एपिसोड को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मेरा एपिसोड लॉन्च हो आपको सबसे पहले पता चले।